क्या भूगोल के बारे में पूछा गया है वो आपको बताए, तो आपको आंखें बंद करके यही निकलना चाहिए। वन वन हो गया, वन उपज हो गया, नदियाँ हो गई, पठार हो गए, पहाड़ियाँ हो गई, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, नगरीकरण। ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए, तभी जाके अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, अगर उस सब्जेक्ट में से जो शब्द निकल के आ रहे हैं, अब जैसे पहाड़, पठार, पठार के बारे में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनको एक लीजिए वहाँ से उठाइए। आगे चल के मैं बताता हूँ कि कैसे उठाना है हमको और किस प्रकार से किताब में नोट्स बनाने हैं और कितना बनाना है। ये भी नहीं कि पोथन्ना बांधना है, बिल्कुल नहीं। अगर हमने नोट्स बनाए हैं तो कम से कम अपने पेपर के आने तक कम से कम 3 बार रिवीजन होना अति आवश्यक ज़रूरी है। अगर आपने पूरे फुल नोट्स बना लिए इस किताब के, कोई भी किताब हो, तो आप रिवीजन नहीं करके जाएंगे, आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगा ही रहेगा और आप एंजाइटी के शिकार होंगे और आपका पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। 110% ये होने वाला ही है और अधिकतर लोगों के साथ में यही समस्या होती है, क्योंकि सेलेक्टिव अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, चीज़ों को छांटेंगे नहीं, सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। ठीक है, आइए और चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। अब ये अपना पॉलिटी आ गया है, इससे इसका वेटेज मान के चलिए अपना, अगर पॉलिटी का मान के चलिए तो कम से कम 7 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। कोरिंग सब देखिए, इसमें जो ज़रूरी हो सकता है वो बस पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, प्री ज़रूर लिख लेगा। ठीक है, अब आ गया भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इससे कम से कम 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मान के चलिए हर साल आते हैं और कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियों के पीछे वो चीज़ सोचते हैं आज नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाता है और कभी अर्थव्यवस्था या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर पे एमपी के बच्चों में एमपी की इकोनॉमी को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। ये सब्जेक्ट इसको सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो कभी बात होता ही नहीं है और निकल जाता है, पेपर आ जाता है और टेंशन इतनी हो जाती है कि वो पेपर नहीं निकल पाता। ठीक है, प्री नहीं निकलेगा तो मेंस तो देने की छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर आपने प्री दिया है, प्री में निकल गए तो ज़रूरी नहीं मेंस में निकल जाए। मेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंस को पढ़ते हैं तो प्री का कम से कम 70% से 80% का सिलेबस कवर होता है। ठीक, और आइए आगे देखते हैं। अपने अपने पास में एक सिलेबस की कॉपी निकाल के रख लीजिए। अगर सिलेबस की कॉपी है तो मान के चलिए आप एमपीपीएससी के प्रति एकाग्र और सहग्र हैं, यानी आपको ज़रूरी है कि एक सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए और वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अपना आ गया ये 7 नंबर पे है अपना विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, हाँ, इसको प्री में मोटा मोटा, अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मोटा मोटा पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर ज़्यादा ही वीकली हैं तो कोई एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत बुकें जो छोटे बच्चों की आती हैं, वो ये अपनी 10वीं से और 12th तक की, ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जाना है, बिल्कुल मत जाइए। आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो अगर विज्ञान और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए तो आप 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़िए, वो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा। मान लीजिए मेरी बात, प्लीज़ इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ना जाता है कभी। पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कभी नहीं गया ना जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी ओनली फैक्ट ही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय 8वें नंबर पे है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश के
सामाजिक घटना, ये अपना करंट आ गया। करंट को एक काम करिए आप, रोज का 30 मिनट आप अपने करंट को देते जाइए। किसी भी टेलीग्राम हो गया, किसी भी कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह हो गए, या किसी भी मैगज़ीन हो गई जिसमें करंट अच्छा आता हो, अपने हिसाब से चयनित कर लीजिए और उसको आप आधा घंटे पर डे पढ़िए। आप सोचेंगे हम सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं पढ़ पाते हैं ना कभी उनका, और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये बहुत आसान ये बहुत ही आसान ही टॉपिक हैं। इनको अगर एक एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये सारे आपके माइंड में एज अ टेस्ट छप जाएंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा दोबारा करने के लिए नहीं कि 2 बार पढ़िए, MCQs लगाइए, उसके बाद में कुछ नहीं, सीधा जाके पेपर में दे दीजिए। आपका ये इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अपनी मध्य प्रदेश में के MPPSC में जो नई यूनिट जोड़ी गई है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, इससे मान के चलिए आप 9 से 10 प्रश्न आने हैं। मतलब सीधा मान के चलिए आपके 20 अंक हैं, 10 दूनी 20, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का होता है। अब आप मोटा उठा लीजिए, अपने 40 प्रश्न यहाँ से हो गए। ठीक है, 10 प्रश्न यहाँ से हो गए, जो कि आप सीधे तरीके से आराम से गेन कर सकते हैं। कम से कम 7-8 प्रश्न यहाँ से हो गए अगर, और MP पॉलिटी यहाँ से आपके 7 से 8 या 9 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए। ठीक है, 40, 10, 50, 50-60 और यही 60-70 और 10-12 8-9 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए, 7-8 क्वेश्चन। तो ये आपका करीब 90 के समथिंग क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट हो जाएंगे। 90 में से 80 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और आपका प्री आसानी की तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं मेंस के लिए जो बहुत ज़रूरी है। मेंस के लिए करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। ये नहीं कि पूरा टाइम सारे सब्जेक्टों को दे दिया अपन ने मेंस में और वो कोई मतलब का नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं मेंस की रणनीति क्या कैसी रखनी चाहिए हमको। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अपने MPPSC मेंस में 6 पेपर हैं। सबसे पहले है अपना सामान्य अध्ययन, जिसमें इतिहास और भूगोल पूछा जाएगा। सेकंड प्रश्न पत्र है जिसमें राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, और तीसरे पेपर में है अपना अर्थशास्त्र और विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, और चौथे पेपर में है आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन, केस स्टडी। और आपके अथवा में ये दूसरे वाले में है, मतलब चौथे प्रश्न पत्र में खंडवा में उद्यमता, प्रबंधन, व्यक्तिगत विकास एवं केस स्टडी। पंचम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य हिंदी व्याकरण है, और छठे प्रश्न में निबंध, हिंदी निबंध के प्रारूप लेखन के बारे में बताया गया है। जो कि अब नंबर की देखें तो कैसे चीज़ें बदल गई हैं। टोटल अपना कुल अंक होने हैं 1650, जिसमें कुल अंक का योग है टोटल 1500, जिसमें से 185 नंबर का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपको पूछा जाएगा। इंटरव्यू अगर आपका मेंस अच्छा जा रहा है तो मान के चलिए इंटरव्यू में आपको 80 या 110 नंबर भी मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन DSP की पोस्ट को कोई नहीं रोक सकता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल श्योर मान के चलिए। अगर आपने इस पूरे पाठ्यक्रम को पूरे अच्छी तरीके से अगर आपने लिखा है, वहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो ये मान के चलिए आपको सबसे हाईएस्ट और रैंक के लेवल पे ही आपको ये मान के चलिए कि आ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे पढ़ना हो, क्या पढ़ना है। अब देख लिया क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, और क्या छोड़ना है। ये जो दूसरे नंबर पे, अब जैसे इसी में बताया हमने पहले,
हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, भारतीय इतिहास। आप चाहें तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास समय बचता है, आपके पास अगर समय बच रहा है तो आप हिस्ट्री को पढ़िए। अगर समय नहीं बच पा रहा है तो आप अभी हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा जितना समय मिल जाए उतना पढ़ते जाइए। बकाया इससे मोस्टली 2 से 3 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी नहीं आए हैं प्री में। आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल मत कीजिए, ठीक। देखते हैं आगे और आइए देखते हैं मेंस के बारे में। देखो, सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं वो सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, क्योंकि अगर MPPSC प्री का नोटिफिकेशन मान के चलिए 2025 में दिसंबर या जनवरी तक आ ही जाएगा। अभी मोटे मोटे आप मोटा मोटी मान के चलिए आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, और जनवरी की लास्ट या मतलब सेकेंड सप्ताह तक आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, कंफर्म मान के चलिए। जहाँ तक जैसी जानकारी लग रही है वहाँ यही मान के चलिए कि आपका दिसंबर या जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सबसे पहले आप, अगर आपके पास 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में आप कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और आपका प्री प्लस मेंस ये मान के चलिए दोनों प्री लिख लेगा, मेंस लिख लेगा, सीधे सीधे आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। अगर ऐसी रणनीति चाहिए तो वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले देखिए, जहाँ से अच्छे नंबर और आसानी तरीके से निकल सकते हैं वहाँ से, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हम पूरा नहीं पढ़ सकते। अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं, उनको सुन लीजिए, उनकी स्पीच सुन लीजिए। उनने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर वीडियो में हर जगह यही बताया है कि सब अभी आप पूरा सिलेबस कभी भी नहीं कंप्लीट कर सकते। ये फैक्ट है, बिल्कुल मान के चलिए। आप सोचे कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं मेंस लिखूंगा, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा, ये कभी नहीं होने वाला। आप जितना है आपके पास उतना स्कोरिंग करिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। देखो, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मोस्टली अपने जहां से नंबर उठा सकते हैं हम। ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे नंबर पे तो पहले नंबर पे आता है अपना द्वितीय प्रश्न पत्र। यहाँ से सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 300 अंक हैं। 300 अंक में आप मान के चलिए 170 से 190 के बीच में आप नंबर आसानी से पा सकते हैं और बहुत ही कम समय में। और इसका टाइम टेबल भी मैं बता दूंगा कि कैसे समय देना है, कितना समय देना है, और साथ में प्री को भी लेके चलना है कि प्री को कितना समय देंगे जिसमें अपना मध्य प्रदेश का पोर्शन पूरा कवर हो जाए, ठीक है। मध्य प्रदेश के पोर्शन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, साथ में लेके चलना है। या अपन ये सोचें कि अभी मेंस कर लेंगे, प्री नोटिफिकेशन की बात करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। इसको भी कम से कम 2 से ढाई घंटे दीजिए और अपने मेंस को भी कम से कम 6 से 7 घंटे दीजिए। और मतलब आसानी की तरीके से अगर 8 से 9 घंटे की भी स्टडी कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू लिख लेगा ही। देखते हैं कैसे। सबसे पहले सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में देखते हैं राजनीतिक विज्ञान और ये समाजशास्त्र, ये बहुत ही आसान। अब देखिए इसी, और अपना तीसरा पेपर है अर्थशास्त्र और विज्ञान एवं तकनीकी जन स्वास्थ्य। और चौथा प्रश्न पत्र है अपना दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी, और उद्यमता और प्रबंधन, व्यक्तिगत विकास एवं केस स्टडी। ये हमको 3 जो पेपर हैं, सबसे पहले हमको इनको उठाना है। और कैसे उठाना है, सबसे पहले क्या करिए आप, और चाहे तो अगर आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा है तो आप सबसे पहले इन पेपरों को उठा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर
आपके पास समय सही है, अगर सुबह सुबह आप उठ सकते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप हिंदी को कम से कम 45 मिनट या 40 मिनट आप देते जाइए। सुबह से हिंदी को उठाइए आपका, जिसमें हिंदी का पोर्शन भी कवर होगा। जैसे कि अगर हिंदी का पोर्शन अगर कवर करते हैं उसमें भी अपन को प्री में बेनिफिट मिलता है। ये जो गद्य पद्य पद्यांश आते हैं, जो पूछे जाते हैं वर्णमाला संधि संधि विच्छेद वाले क्वेश्चन, तो ये हमारे अगर जो व्यक्ति अगर मैथ में भी कमज़ोर है, अगर मैथ नहीं आ रहा है, तो हिंदी अभी पढ़ के ये मान के चलिए कि आप अपने MPPSC प्री में जो CSET होता है उसमें कई बच्चे फेल हो जाते हैं। ये सच्चाई है, आज भी होते हैं। बहुत ही बच्चे इस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ें कहाँ से, अगर मैथ अपना वीक है तो मैथ को थोड़ा रख दीजिए, थोड़ा जितना बनता है कीजिए, अगर नहीं बनता तो छोड़ दीजिए। बकाया जो नंबर हैं वहाँ अपन यहाँ MP की प्री में यहाँ हिंदी से अपन कवर कर सकते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। और गद्य पद्य आ गए तो ये मान के चलिए आपका 60-65 नंबर तो सीधा नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कितना। और इसमें अपना ये सामान्य अध्ययन चौथे प्रश्न पत्र में आइए देखते हैं कि कैसा। अब करना क्या है सबसे ज़रूरी, ये देखिए। सबसे पहले आप सुबह से उठिए, ठीक, 45 मिनट पहले तो हिंदी पढ़िए। ठीक है, फिर देखिए पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 को 1.5 घंटे दीजिए। सीधा मतलब कोई सब्जेक्ट मत उठाइए अभी, आप सीधा जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। सबसे पहले आप 45 मिनट हिंदी को दीजिए, लेकिन ईमानदारी से देना ही पड़ेगा अगर चाहिए तो। ठीक, 45 मिनट हिंदी को दीजिए। फिर उसके बाद में अगर 1.5 घंटे आप इस दोनों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को उठाइए, ठीक है, तो 1.5 घंटे इसको दीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं आगे दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स मेकिंग करनी कैसी है, कितना नोट्स में लिखना है, और 3 मार्कर, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और जो 2 अंक वाले हैं, 7 अंक वाले हैं और 10 अंक वाले हैं, ठीक है, इनको कैसे लिखना है, कितने अनुपात में लिखना है, शब्द सीमा कैसी रहेगी, और कितना उसको समय देना है। ठीक है, तो सबसे पहले 45 मिनट हिंदी को दीजिए। दूसरे नंबर पे आप 1.5 घंटे किसी भी एक उसको उठा लीजिए, आक या को बा को, तो जब तक कवर पूरा नहीं हो जाता उस टॉपिक को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। फिर उसके बाद में आपको 3 घंटे, यानी कि आपको 3 घंटे देना है आपकी इन टॉपिक्स में। अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, किसी भी पेपर को उठा लीजिए, अर्थशास्त्र हो गया या विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, मान के चलिए किसी भी पेपर को। पेपर नंबर 3 बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी और आसानी से आपका कवर हो जाएगा, और सीधे नंबर आपके खाते में चले जाएंगे। सीधा है, आप उसको यूं मत करिए, सीधे तरीके से आपको मिल ही जाएगा वो। ठीक है, और करना क्या है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले, ठीक है, ये हो गया। अगर समय नहीं रह रहा, चल इसको रहने दीजिए, दूसरे प्रश्न पत्र को वो आप बाद में कर लीजिएगा। अगर ये 3 चीज़ें भी आप पकड़ के चल रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका 3 महीने में ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से, अगर स्पीड मेंटेनेंस करिए आपने, वो भी बताऊंगा कितना पढ़ना है, कितनी फास्टिंग से पढ़ना है। ठीक है, तीनों सब्जेक्टों को आपने अगर सही तरीके से टाइम दिया तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रीड भी हो जाएगी, प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे, और मेंस आते आते आप मान के चलिए कम से कम 3 से 4 बार आपको इसको रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन 3 से 4 होने के बाद में वो आपके माइंड से निकलने वाला नहीं है, कितने ही कोशिश कर लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद में और आगे चीज़ें देखते हैं। सबसे ज़रूरी, किताब को कैसे पढ़ना है। अब किताबें तो बहुत हैं हमारे पास में, बहुत किताबें हैं, ठीक है,
अब जैसे यही किताब है मेरे पास में, ज़्यादा और पेपर की नहीं, मेन सी की है। ये अपनी दर्पण पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको रेट किया है, बड़ी सुंदर बुक है। और जो शब्द हैं वो बड़े ही सरल और आसानी तरीके से दिए गए हैं इसमें, जो कि एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल स्टूडेंट को आसानी से अब उसके समझ में आ जाएंगे। देखते हैं, ये हमारा सामान्य अध्ययन चतुर्थ पेपर है, जिसका पेपर नंबर 4 पार्ट बी, यानी कि उद्यमता प्रबंधन एवं व्यक्तिगत विकास एवं केस स्टडी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसको हम कौन से उस पे थे, किताब को कैसे पढ़ना है। ठीक है, हम थे तीसरे नंबर पे। ठीक है, अभी ये हमारे बचे हुए हैं। वीडियो के अंत तक देखिए, आपको हेल्पफुल वीडियो होगी, आपकी स्टडी में इजाफा होगा, बहुत ही उम्दा होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे थे किताब को कैसे पढ़ना है। आइए जानते हैं किताब को कैसे पढ़ना है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, किताब ये जो अपनी दर्पण पब्लिकेशन की है, बहुत बढ़िया बुक है। मैंने इसको रीड किया है प्रॉपर, ये अपना सिलेबस दिया गया है, उसके बाद में इकाई बार इकाई चीज़ें दी गई हैं। आइए देखते हैं कि जो मेन टॉपिक हैं। ठीक है, अब उद्यमता के बारे में कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा, और नोट्स कैसे बनाना है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो आप नोट्स मतलब पढ़ते हुए भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी मत बनाइएगा, क्योंकि कम से कम 1 से 2 बार रीड करने के बाद ही आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको चीज़ें जो सब्जेक्ट की, शब्द की, वो लगेंगी कि ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ से उठाना है, तो वहाँ से उठा लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप कम से कम 1 बार रीड करिए और एक टारगेट बनाइए कि इतने देर में मुझको इतने पन्ने या इतने पेजेस वगैरह मुझको कंप्लीट करना ही करना है। जैसे 30 पेज का बनाइए, 35 का बनाइए, फिर 40 का बनाइए, 50 पेज का बनाइए। अपनी स्पीड पढ़ने रीड करने की एक वो स्पीड भी देखनी है कि हम कितना 1 घंटे में कितना रीड कर पा रहे हैं, कितने पन्ने पढ़ पा रहे हैं। इसको इजाफा करिए, हर दिन एक पेज बढ़ाइए आप। चलो आइए देखते हैं तो किताब को पढ़ना कैसा है। सबसे पहले तो देखिए, हम जानते हैं कि ये जो हमारा ये उद्यमता की अवधारणा, अब जो इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, ये अपना उद्यमता वाला, उसको बड़े ही डिटेल तरीके से बहुत ही डिकोड किया गया है। एक एक चीज़, एक उसकी महत्वपूर्ण शब्द बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग की गई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है उद्यमता की अवधारणा। अब उद्यमता की अवधारणा एवं महत्व, उद्यमता की अवधारणा एवं महत्व को बड़े ही सुंदर तरीके से उनने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। अब उसमें उद्यमता या उद्यमशीलता या उद्यमी या उद्यम, ये जो शब्द हैं ये एक ही शब्द हैं। उद्यमता या उद्यमशीलता या उद्यमी या उद्यम। अब देखते हैं इसमें से हमको किताब को पढ़ना कैसे है, और उन किताब के जो शब्द हैं उनको हमको उठाना कैसे है। अपने जो काम के शब्द हैं उनको किताब में नोट्स के तरीके से कैसे स्टोर करके रखना है, जो कि हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहें, और जब हमको ज़रूरत पड़े तब हम उसका उपयोग करके वो पेपर में छाप दें। सबसे पहले देखते हैं, उद्यमता या उद्यमशीलता अपना स्वयं का विकास स्थापित करने की प्रक्रिया है। अब इसमें ये हमने टॉपिक मतलब ये लाइन पढ़ ली। उद्यमता या उद्यमशीलता अपना स्वयं का विकास स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। अब इसमें कहना क्या चाहता है, ये जो उद्यमता है या उद्यमशीलता है, मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यापार या कोई भी चीज़ करता है तो उसमें सबसे पहले चीज़ें मतलब क्या सोचता है वो व्यक्ति, ये सोचता है कि स्वयं का विकास हो। अब इसमें से जो की पॉइंट है हमारा स्वयं का विकास, ठीक है, स्वयं का विकास। अब हमको ये पता चल गया जो उद्यमता का मतलब होता है या उद्यमशीलता का मतलब होता है, इसकी अगर हेडलाइन बनानी है या परिभाषा बनानी है हमको, तो सबसे पहले हम ये की पॉइंट याद रखेंगे। स्वयं का
व्यवसाय, ठीक है, स्वयं का व्यवसाय स्थापित, ठीक है, स्वयं का, सॉरी मैंने गलत पढ़ा सर, ठीक है, स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब जो उद्यमिता है, उद्यमशीलता है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, पर्सन हो, वो स्वयं का व्यापार, कोई भी रेडी हो गया, अपना कुछ भी हो गया, या वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि उद्यमिता कितने प्रकार के होते हैं, किस किस स्तर पे होते हैं, सब चीज़ें डिटेलिंग करूंगा, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसको आके देखते हैं। इसमें होता है, सबसे अपने पकड़ा क्या, की पॉइंट अपने पकड़ा। अब इसको नोट्स में जरिए मैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें हो नहीं पाएगा, एक मिनट। सबसे पहले देखो, यहाँ आके देखते हैं, पहले रीड कर लेते हैं इसको, पढ़ना कैसे, ठीक है, मैं आपको देखता हूँ। उद्यमता या उद्यमशीलता अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया से, जहाँ जहाँ जरूरी होगी वहाँ पर मैं टिक करता जाऊँगा। व्यक्ति विशेष जो स्वयं व्यवसाय की स्थापना करता है उसे उद्यमी कहते हैं। मतलब इसमें भी वो चीज़, जो चीज़ ये है स्वयं का व्यवसाय, यानी स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना, ठीक है, ये की पॉइंट है, ठीक है। इस प्रक्रिया में स्थापित व्यवसाय इकाई को उद्यम कहा गया है। मतलब ये जो परिभाषाएं हैं कई तरीके से आपको बताई गई हैं कि कई इस प्रक्रिया मतलब ये जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा व्यवसायिक इकाई को उद्यम कहा गया है। मतलब ये जो क्रिया है, कैसे जो किया जाता है, उसको उद्यम कहा गया है, ठीक है। अब जानते हैं उद्यमी, उद्यमता या उद्यम, इनकी जो शब्द है, जो कहना क्या चाहते हैं। उद्यमी का मतलब क्या होता है, उद्यमता का मतलब क्या होता है, उद्यम का मतलब क्या होता है। उद्यमी का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष या कर्ता, मतलब कि जो कोई व्यक्ति भी है, कि जैसे कि कोई रेडी लगाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, तो वो करता है, ठीक है, व्यक्ति विशेष है, समझ रहे हैं आप बात को, उसको हम उद्यमी कहेंगे। अब आंखें मीच के बोलिए उद्यमी। उद्यमी मैंने अभी क्या कहा, एक ठेड़ी, एक रेडी, ये सब्जी फल मंडी वाला, ये जो लगाते हैं, ये सीधा सीधा आएगा, ये व्यक्ति विशेष है उद्यमी, ठीक है, उसको उद्यमी या कर्ता कहते हैं। अब उसके आगे देखते हैं, ये शब्द बिल्कुल आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे आपके हर जगह में ये उद्यमता, उद्यमशीलता, ये हर उसमें आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपके माइंड में कि आपको उद्यमी क्या है, उद्यमता क्या है, या उद्यम क्या है, ठीक है। अब आ गया उद्यमिता, ये प्रक्रिया या कार्य है। प्रक्रिया या कार्य के मतलब, देखिए कोई मैं कहना चाहूँ कि जैसे कि मूंगफली है, ठीक, मूंगफली को हमने एक रॉ मटेरियल के तौर पे देखा, ठीक है, खेत से आया रॉ मटेरियल है, उसको हमने एक तेल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब जो उस मूंगफली मतलब खेत से निकलने से उस मूंगफली के तेल तक की बनने की प्रोसेस को ही हम उद्यमिता यानी प्रक्रिया या कार्य कहते हैं, ठीक है। आया कुछ समझ में। जो उद्यमिता है वो कह सकते हैं कि एक कार्य है, मतलब जो क्रिया के द्वारा किया जाता है, एक सीधी प्रोसेस होती है, उसको प्रक्रिया या कार्य कहते हैं, ठीक है। अब आ गया अपना उद्यम या निर्गत उत्पाद, मतलब जो इसको उद्यम कह सकते हैं। हमने मूंगफली खेत से निकाली, खेत से आई, उसको मशीनों द्वारा वो तेल वगैरह का वो चीज़ें आई, ठीक है। अब जो तेल निकल के आ गया है, ठीक है, उसको हम उद्यम कहेंगे, उत्पाद निर्गत, ठीक है, उसको हम उद्यम कहेंगे। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में बन के आया है, ठीक है,
मतलब जो हमारा एक्चुअल में लास्ट उस, अब तेल से तो कुछ और बनेगा नहीं, उसको हम उद्यम कहेंगे। ठीक, अब जान लेते हैं अब इनको उद्यमिता के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहा गया है और कैसे करना है। ठीक है, ये समझ में आया है? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमको पढ़ना कैसे है और हमको की पॉइंट पकड़ने हैं। सीधे सीधे से शब्दों को पकड़ें और उनका अर्थ जानें और अपने नोटबुक में उनको एज इट इज़ छापते जाएं। मतलब जो की पॉइंट हैं बड़े ही आराम से उनको लिखते जाएं और उन्हीं को बार बार रिवाइज करें तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, कि अब किताब को पढ़ना कैसे है। आइए देखते हैं। अब उद्यमता का अर्थ आपको कहना क्या चाहता है, बड़े ध्यान से और आराम से, कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि किताब को कैसे पढ़ना है, जो हमारा मेन बिंदु था किताब को कैसे पढ़ना है, मैं वो यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, उद्यमता का अर्थ, उद्यमता एक कार्यविधि एवं भावना का समन्वय है। ठीक है, अब इसमें से की पॉइंट निकाल लीजिए, भावना का समन्वय। ठीक, उद्यमता तो रहेगा ही रहेगा, अगर वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उद्यमता तो रहेगा। ठीक है, भावना का समन्वय, सबसे पहले ये की पॉइंट निकालिए। ठीक, यह मात्र जीविकोपार्जन की कार्य प्रणाली है। मतलब एक जीविका जो व्यक्ति विशेष एक अपने जीवन को जीने के लिए कार्य करता है। ठीक है, एक ये की पॉइंट निकाल लिया, प्रणाली है। अपितु कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की प्रभाव तकनीक भी है। मतलब कि इसमें ये कह सकते हैं कि देखो, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, व्यक्ति विकास, इसको मतलब इन, अब जैसे ये पॉइंट है, इसको पकड़ लिया। ठीक है, ये जो मतलब की पॉइंट है उनको याद रखना है। पूरा टॉपिक आप एज इट इज़ किताब के तरह बिल्कुल याद नहीं रख सकते, कोई नहीं रख पाता, बड़े बड़े टॉपर्स भी नहीं रख पाते, ना आप रख पाएंगे ना मैं रख पाऊंगा। हम लोग भी इन्हीं शब्दों को याद करते हैं और उसके आगे पीछे की चीज़ें एज इट इज़ जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं व्यक्ति का विकास प्रभावी तकनीक भी है। मतलब जो अपना एक व्यक्ति है, कोई व्यापार करता है, उस व्यापार को आगे बढ़ाता है और अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए नई नई चीज़ों का इनोवेशन करता है, वो भी एक प्रक्रिया है व्यक्ति का विकास। ठीक है, इसको भी उद्यमी कहा गया है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में परंपरागत रूप से उद्यमता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करने की प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं उनको उद्यमी कहते हैं। अब इतना सारा हमने इतना लंबा पढ़ लिया, इसको शॉर्ट कैसे करना है। ठीक, इसको हमने शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट करना कैसे है, देखो मैं शॉर्ट करना बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले तो उद्यमिता। ठीक, उद्यमता लिखा, ये सबसे पहले लिखना है भावना का समन्वय। ठीक, समन्वय हो गया, एक शब्द हो गया। अब उसके बाद में लिखना है व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास। ठीक, अब उसमें दो चीज़ें और हमने देखी थी, व्यवसाय एवं उद्योग में निहित। मतलब कि जो व्यवसाय है उसमें जो व्यापारी है उसमें निहित है, उनको अनिश्चितताओं एवं जोखिम, इसमें से एक पॉइंट, दो चीज़ें और मिल गई, अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना। ठीक है, ये हमने की पॉइंट निकाल लिए सबसे पहले। अब हमारा पूरा, अब ये इन शब्दों से हमारा पूरा उद्यमता का अर्थ हम यहाँ से, मतलब ये इंट्रो भी कह सकते हैं। ठीक है, और इनके शब्दों को आगे पीछे हमको जोड़ना है। ये हो गया उद्यमिता का अर्थ। ठीक,
और एक पॉइंट और जो जोड़ देते हैं, जोखिम वाहन करने जो जोखिम वाहन करते हैं जो 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 व्यक्ति जोखिम वाहन मतलब होता है उठाना एक दूसरा, ठीक है। जोखिम वाहन करते हैं उनको उद्यमी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक। अब ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इनसे सीधा सीधा पॉइंट हमको ये मतलब निकलता है कि हमको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी हैं, और दोबारा रिवीजन आप जब करेंगे तो सीधा सीधा उद्यमता का अर्थ भावना का समन्वय, ठीक, व्यक्ति विकास हो गया, और व्यवसाय एवं उद्योग में निहित अनिश्चितताओं का जोखिम वहन करने, या जो व्यक्ति जोखिम वहन करता है उसको उद्यमी कहते हैं। मतलब ये की पॉइंट पढ़ लिए हमने, ये पूरा जितना इतना बड़ा लिखा है ना, ये सारी चीज़ें मतलब इन्हीं चीज़ों से हमने याद कर लिया कि जो भावना का समन्वय करता है, व्यक्ति विकास का प्रभावी तकनीक करता है, ठीक है, जो व्यक्ति उद्योग में अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करते हैं उसको जोखिम सामना करते हैं, और जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको उद्यमी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको ये किताब को कैसे पढ़ना है ये टॉपिक अपना हो गया। अब सबसे ज़रूरी है याद कैसे रखना है, ठीक है। तो याद कैसे रखते हैं, याद करने की भी एक बहुत ही आसान सी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक आप याद रख सकते हैं किसी भी चीज़ को बड़े आसानी तरीके से, जिस प्रकार मैं और सभी टॉपर्स याद रखते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ को लिंक से पढ़िए आप। अगर कोई भी चीज़ अगर आप लिंक से नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो मुश्किल से 2-2.5 घंटे के बाद में ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी, सबकी मेमोरी ऐसी होती है, ये मानव का मूल रूप है कि वो जो चीज़ पढ़ेगा वो भूलेगा ही, ठीक है। और जो इंसान भूलता है वो मान लीजिए वो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ठीक है, जैसे कि ये देख लिया आपने, ये आपने छोटे छोटे इनको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब इन की पॉइंट को हमने नोट्स के रूप में बना लिया। तो हमको याद कैसे रखना है, सबसे पहले करना कैसे है और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप लिंक बनाइए, कैसे कि जैसे कि मैं 2-4 शब्द बोलूँगा, आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। घड़ी, ठीक, आंखें मीच लीजिए, घड़ी, घोड़ा, इनकी इमेज बन रही है ना माइंड में। ऐसा तो है नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप चलो इनकी इमेज ना सोचिए, मत सोचिए, लेकिन फिर भी ये बनेगी। घड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक, आदमी हो गया, चप्पल हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल मत सोचिए, आप आंखें मीच के ये देखिए, मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को, घड़ी, घोड़ा, कुर्सी, आदमी, चप्पल, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं ना आपके माइंड में। ये ऐसा मानव रूप है, ये आता ही है। और हाँ, ये कुछ देर के बाद में आपको ये भूल जाएगा, कुछ शब्द आपको याद रहेंगे, जैसे घोड़ा कुर्सी हो गया, ठीक है। मतलब घड़ी, कुर्सी, ये ऊपर नीचे आपका सीक्वेंस, इनको आप सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, आपको नहीं याद रहेगा। हाँ, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपको सही तरीके से आपको लाइन से याद करना है। उसके लिए आप सबसे पहले आप एक चेन बनाइए, एक लिंक बनाइए। उस लिंक को कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे घड़ी, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, घड़ी, फिर कहा मैंने आपसे घोड़ा, फिर कहा मैंने आपसे कुर्सी, ठीक है, फिर कहा मैंने आपसे आदमी, ठीक है, फिर कहा मैंने आपसे चप्पल।
सबसे पहले आप सोचिए आपको याद रखना कैसे। ये थोड़ी बहुत चीज़ें ट्रिकी होती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को यूज़ करिए, आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आप घड़ी के बारे में सोचिए, सोच लिए। अब सोचिए घड़ी घोड़ा, मतलब अगर घोड़ा है वो घड़ी को पहने हुए है। एक माइंड में एक पिक्चर बनाइए कि घोड़ा है वो घड़ी को पहने हुए है, ठीक है, और जो घोड़ा है वो कुर्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। एक माइंड में पिक्चर बनाइए, उसको रिकॉल करिए। आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज़ें याद रखने के लिए एक ट्रिक है। अगर इस माध्यम से आप एक चेन बना के चीज़ें करते हैं तो आपको हर चीज़, मतलब स्टडी की से लेके और भी अन्य चीज़ें बड़े ही आसानी तरीके से बहुत लंबे समय तक आपको याद रहने वाली हैं। घड़ी, घोड़ा, कुर्सी, मतलब घड़ी वो घोड़ा पहने हुए है और घोड़ा कुर्सी से बंधा हुआ है, और आदमी उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, और आदमी क्या पहने हुए है? चप्पल। अब आप इस चीज़ को भूल के बताइए। मेरा वादा है, मेरा बिल्कुल 100% कह सकता हूँ, आप इस चीज़ को कम से कम 1, 2, 3 महीने या साल भर या 6 महीने आप बिल्कुल नहीं भुला पाएंगे। कैसे? आपने एक चेन बनाई है, ठीक, उसमें कड़ी दर कड़ी चीज़ें जोड़ी हैं, और इन चीज़ों को जोड़ने से आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोरी उस चीज़ को रिकॉल करके रखती है, एक बहुत ही उम्दा तरीके से एक अपने पास में रिस्टोर करके रखती है, जिसको आपको कभी भी वो चीज़ याद आ जाती है और आप उसको यूज़ करेंगे। अब जब भी मैं आपसे कहूँगा घड़ी, घोड़ा, कुर्सी, आदमी, चप्पल, तो आपको ये चीज़ हमेशा, मतलब ये चीज़ जो मैंने बोली है आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगी। अरे सर ने ये कहा था कि घड़ी मतलब घोड़ा पहने हुए है, घोड़ा जो कुर्सी से बंधा हुआ है, कुर्सी पे जो आदमी बैठा हुआ है, आदमी जो चप्पल पहने हुए है, मतलब ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहने वाली हैं, ठीक। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसको एक दूसरे से चीज़ों से लिंक कीजिए। जैसे कि इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, किसी का जजमेंट हो गया, किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को लिंक कीजिए। इसने ये कहा है, क्यों कहा है, किस लिए कहा है, वो इस व्यक्ति के लिए कहा है, ठीक है, क्या कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिंकअप करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, याद रखने का तरीका हो गया, ठीक है। अब आगे अपना नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक। नोट्स सबसे ज़रूरी है। अगर सुंदर और अच्छे और कम शब्दों वाले नोट्स बनेंगे, आपको हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। आप अगर सपोज़ दैट सोच के रखिए, किसी कमरे में हर चीज़ को आपने इधर उधर सब चीज़ों को बिखर के रखा है। अब उसमें से कोई कहेगा कि मेरा टाई यहाँ रखा है, मेरा वॉच यहाँ रखा है, मेरा वॉलेट यहाँ रखा है, इनको आप तुरंत एज इट इज़ जल्दी निकालिए, और सारी चीज़ें बिखरे हुए हैं, आप नहीं निकाल पाएंगे। आप क्या, कोई नहीं निकाल पाएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं निकाल पाऊँगा। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से, बहुत सीमित अच्छे तरीके से और एक बैलेंस बना के अगर चीज़ों को नहीं रखते हैं, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को नहीं उठा पाएंगे, और जब आपको ज़रूरत होगी वो एज एट उस समय पे नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं और अच्छी तरीके से नहीं बनाए हैं, मैं कह रहा हूँ नोट्स अगर अच्छे तरीके से नहीं बनाए हैं तो वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप? वो कभी काम नहीं आएंगे आपके। आप नोट्स को बड़े ही आराम से, अच्छे से, और जो शब्द मैंने बोले हैं, शब्दों को छांटिए, एक लिंक बनाइए, उनको फिर एक नोटबुक में बड़े ही सुंदर अच्छे से नोट्स बनाइए। और वो नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी भी हमको किसी भी, जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष के बारे में हमको पूछ रहा है, ठीक, व्यक्ति विशेष के बारे में, कोई भी राजा हो गया, ठीक, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ रखते हैं, ठीक।
किसी व्यक्ति विशेष यानी कि राजा, तो राजा महाराजा हैं, इन्हीं के बारे में हमको हिस्ट्री में पढ़ना है। और वह अदर चीज़ें हैं, पुस्तक हो गया, ठीक है, और स्थल हो गया, इन्हीं के बारे में पूछते हैं ना, ठीक है। प्रशासन हो गया, ठीक, प्रशासन हो गया हमारा। एक ये क्या बोलते हैं उसको, नदी नाले हो गए, जो हमारे नाले तो नहीं कहेंगे, नदी कैसे, ठीक है, नदी हो गया, पर्वत हो गया, इन्हीं के बारे में चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो हमको याद कैसे रखना है, एक ये व्यक्ति विशेष के उसका हम उदाहरण देता हूँ मैं, उसके आधार पे आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। याद रखने का सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले किसी भी राजवंश, मतलब ये राजवंश के बारे में भी पूछ लेगा, राजवंश, ठीक है। अब जैसे किसी राजा के बारे में, उस राजा का राजवंश पूछा, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है संस्थापक, ठीक, संस्थापक कि इस वंश का किसने संस्थापक हुआ है, किसने स्थापना की है, ठीक है। अब इसके बाद में इसको बड़े ही तरीके से अपन को लिखना है। अब गुचड़ पुचड़ बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, शब्दों को बहुत ही आसानी से, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे ही नोट्स बनाना, आपको सारे नोट्स काम में आएंगे। सबसे पहले, ठीक है, इसको हमको देखना है शासनकाल, शासनकाल 600 से 7वीं ईस्वी, ठीक, ये हो गया शासनकाल हो गया, ठीक है। राज्य क्षेत्र हो गया, ठीक, राज्य क्षेत्र हो गया। अब कोई भी तरीका हो, मतलब इसमें देख सकते हैं, ये ऐसे करना है, ठीक है। राज्य क्षेत्र हो गया, किस राज्य में, जैसे विदिशा, भोपाल, मतलब कौन सा राज्य क्षेत्र है, ठीक। राज्य क्षेत्र के बाद में उस राजा की रचना देखना है, रचना, ठीक है। रचना के बारे में लिखना है कि राजा ने कौन कौन सी रचनाओं का रचना की है, ठीक है। उसके बाद में उस राजा की अभिलेख पढ़ना है, अभिलेख के बारे में देखना है, ठीक। अभिलेख देख लिया, युद्ध देख लिया, ठीक है। और देखना है जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। अब इनको आप प्रॉपर तरीके से, आप अगर चीज़ें लिखते हैं, आपको माइंड सेट करते हैं, तो ये सबसे पहले आपका संस्थापक हो गया, शासनकाल हो गया, ठीक है, राज्य क्षेत्र हो गया, रचना क्या क्या की है उनने वो लिखना है, खाली जो है उनकी वही शब्द पॉइंट पॉइंट लिखना है, वो एक एक शब्द को लिखना है। थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा बहुत लंबा हल्का फुल्का कर सकते हैं, मतलब याद करने के लिए आप लिख सकते हैं ऐसा तरीके से। अभिलेख कौन कौन से हैं, ये राजा ने युद्ध कौन कौन से लड़े हैं, जानकारी, राजा की जानकारी किस अभिलेख, किस स्थान या किस समकालीन राजा से उनकी जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे तरीके से लिखना है, ठीक। अब ठीक है, ये अपना हो गया नोट्स बनाने का, ठीक है। आपको ऐसे ही सारे नोट्स बनाने हैं, सब चीज़ों को बड़े ही आप बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट में, छोटे छोटे की पॉइंट में आप रखिए और बड़े ही आसानी तरीके से इनको रिवाइज कीजिए। और सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, सबसे ज़रूरी है, सबसे लास्ट में क्या, सबसे पहले करना चाहिए हमको जो पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं, ठीक, जो पिछले सालों के हमारे प्रश्न आते हुए आ रहे हैं, और अब 2015 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न, मतलब MPPSC के प्रश्न आ रहे हैं, उनको रट डालिए, उनको देख लीजिए। कम से कम 2 4 5 प्रश्न तो उसी से सीधा सीधा उठा के दे देते हैं, ठीक। और आप उनको पढ़िए, समझिए कि
हमारा MPPSC में उस सब्जेक्ट से किस पोर्शन के बारे में पूछ रहा है। मतलब एक पोर्शन अपना जनसंख्या हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, जनजाति हो गई, ठीक है, अभिलेख हो गए, ठीक है, स्थापित कला हो गई। ये हमारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये आनी ही आनी हैं। ये बिल्कुल ही मतलब 100% मान के चलिए कि आपके पेपर में मिलेंगे ही। आपका स्थापित हो गया, कला हो गई, साहित्य हो गई, जनजाति हो गई, जनसंख्या हो गई। इनसे मतलब हर बार 2011 की जनगणना के बारे में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये अपने पॉलिटी के क्षेत्र में कौन कब मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कब बना, ठीक है, इनके बारे में ये सब चीज़ें लिखनी हैं। तो ऐसे ही आप याद करिए, इनको बड़े ही प्यार से इनको समझिए और बहुत ही ईमानदारी से आप पढ़ाई कीजिए। मतलब ये मान के चलिए, अगर अभी से आप अगर मान के चलिए सही तरीके से अगर मेंस को लेके और प्री को 2-3 घंटे अगर देते हैं तो ये मान के चलिए आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और कुछ बुकें मैं जो खुद पढ़ता हूँ वो जैसे कि बहुत अच्छी बुक है हमारी, सबसे पहले मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही कंटेंट बड़ा ही अच्छा और बहुत ही यूनिक तरीके से दिया गया है। बाकायदा सिलेबस को बड़े ही आसानी से बहुत अच्छे से डिटेलिंग में डिवाइड किया गया है। हर चीज़ को डिटेल से और अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश का दृष्टि में अपना सामान्य अध्ययन के बारे में सीखें, भूगोल के बारे में, टॉपिक्स बाई हार्ट, मतलब भौतिक विभाजन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, पर्वत श्रृंखलाएँ, भूगर्भिक संरचना, नदियाँ, अपवाह तंत्र, बांध परियोजना, जलप्रपात, झीलें, तालाब, मिट्टियाँ, ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से। मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक, राज्य व्यवस्था हो गया, जनजाति हो गई हैं, विविध हो गया, इतिहास हो गया। इसके साथ में एक बुक आपको और लेनी है जो कि है हमारी परीक्षा धामी की, जो कि वस्तुनिष्ठ है, ठीक, ऑब्जेक्टिव वाइज में आती है। आप इनको पढ़िए, इसका 1-2 टॉपिक पढ़िए आप। जैसे कि हमने ये पढ़ लिया मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, ठीक है, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाएं। अब इसको सीधा उठाइए, इसमें यहाँ देखिए भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में हमने क्या देखा, यहाँ पे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भौतिक विभाजन, पर्वत श्रृंखलाएं, भूगर्भिक संरचना, ठीक है। अब इसमें सीधे भौतिक विभाजन, अब जो भौतिक विभाजन के बारे में है वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कीजिए। आपको पूरा माइंड सेट होगा कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से सब छांटने हैं, ठीक है। आपको कचड़ा नहीं भरना है अपने माइंड में, पूरा क्लियर तरीके से, आसानी से, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़िए और आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। मैं यही रेकमेंड करूँगा, आप ये 2 बुक बहुत ही ये रख लीजिए, ये बेस्ट बुक हैं, ठीक है। आप इनको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा। MP का आपका पूरा मतलब ये मान के चलिए 35-40 क्वेश्चन आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं। 2-3 बार पढ़िए, आपका हो ही जाएगा। चलो दोस्तों, ठीक है, आगे मिलते हैं, समय हो चुका है। बकाया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोगों के काम में वीडियो आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।